जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपको एक सॉल्व पेपर करा दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज आपका पेपर दूसरा होगा। ये सॉल्व पेपर 27/1/2019 द्वितीय पाली का होगा। इसमें दोस्तों हमने टॉप 37 क्वेश्चंस को लिया है जो कि इस परीक्षा में पूछे गए थे क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आप लोग क्या स्कोर करते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन भैया आप लोगों का है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए क्या बताना है? एक शब्द बताना है। ये भैया आप लोगों का हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन दिया गया असंभव, संभव, अनिवार्य या फिर आजीवन। तो इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा सी वाला, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए क्या होगा? अनिवार्य। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण। अरुण शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए सूर्य, आकाश, सोना, गोद। तो इसका विकल्प आप लोगों का हो जाएगा अरुण का शब्द अर्थ होगा सूर्य। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक को विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है, तो इसमें बताना कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अधिकरण कारक में और पर, ये होता है विकल्प डी में दिया गया। तो इसका विकल्प कौन सा राइट आंसर होगा? विकल्प डी वाला। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक अधिकरण, भैया ये रिपीट हो गया, अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है, तो ये इसका विकल्प डी वाला सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा रिपीट कैसे हो गया। अच्छा, 41 ही अभी था, 41 ही अभी हमने बनाने में थोड़ा मिस्टेक कर दी है, इसको क्रॉप नहीं किया है, इसको क्वेश्चन को दोबारा ले लिया है। आपका इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। भैया आप लोगों को हमने इसको अगले प्रैक्टिस सेट में करवाया था। आप लोगों को अगर याद हो क्वेश्चन को तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जो वीडियो रेगुलर देखता है वो आप लोगों को जरूर बता देगा। इसमें अति उत्तम पुरुष कोई नहीं होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं ये पहले देख लीजिएगा। इसमें होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, लेकिन ये अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता। तो विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आप लोगों का दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। ये सभी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में करवा दिए हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ये सीरियल से नहीं थे। अब आपका जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्कुल एक जगह एक साथ में आप लोगों को मिल रहा है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? क्या पूछ रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से, क्रिया कहाँ से? भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। अभी अभी समाप्त हुई है तो क्या होगा? आसन्न भूतकाल। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें क्या बताना है आपको? वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। इसका कौन सा भेद है? कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो इसका भैया विकल्प आपका सही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग
शब्द है। तो भैया प्रबंधकर्ता का इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द। तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? प्रबंधकत्री। विकल्प सी वाला राइट आंसर होगा, प्रबंधकत्री। विकल्प सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं भैया यहाँ तक आप सभी लोगों के क्वेश्चंस सही हुए होंगे और आगे भी इसी तरह से आप लोगों का स्कोर अच्छा हो, ये हम आशा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। भैया नेता का आपको बताना है बहुवचन, नेता का क्या बताना है? ये बहुवचन पूछ रहा है, बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का क्या होगा? नेते, नेतों या फिर नेताओं या नेता। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 46 नंबर का भैया विकल्प डी ही सही होगा, क्योंकि नेता का नेता होता है बहुवचन, ना कि नेताओं, नेते, नेतो कुछ नहीं होता है। आपका विकल्प डी में जो दिया गया है नेता का नेता ही बहुवचन होगा। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप, इसमें भी भैया पूछा गया आपका बहुवचन। तो ऋतु का बहुवचन बताना है। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं, ऋतुओं या फिर ऋतुओं या ऋतुएं। तो इसमें भैया विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऋतुएं, जो कि विकल्प ए में दिया गया, यही वाला आपका राइट आंसर होगा, ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं। विकल्प ए में जो दिया गया वही आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? सही समझिएगा क्वेश्चन भैया क्या पूछ रहा है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित, तालव्य या फिर स्वतंत्रीय। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प होगा ए वाला, संयुक्ताक्षर कहलाता है वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? भैया आपको बताना कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो आपका अक्षर होता है वो कैसे, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन आपका क्या होता है? नासिका। नासिक, अनुनासिक, नासिक कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो दिया गया ना, ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तो यह करेला कड़वा है। इसमें बताना कौन सी अवस्था से है। यह करेला कड़वा है, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या फिर अधिकावस्था। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा भैया? इसका विकल्प बी वाला सही होगा। यह करेला कड़वा है, तो ये आपकी कैसी है? मूलावस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध महाकाव्य इनका बताना है, क्या नाम है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या फिर चंद्रसार। भैया इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये रामचरितमानस क्या है इनका? तुलसीदास जी का रामचरितमानस ये है एक प्रसिद्ध महाकाव्य। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भैया आपको बताना रंगभूमि किस लेखक द्वारा रचित इनका प्रसिद्ध उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का, हरिशंकर परसाई का या फिर धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा जी का। तो इनका विकल्प आपका सही हो जाएगा ए वाला। रंगभूमि आपका हो जाएगा प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का। इनका भैया उपनाम बताना है क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इनका जन्म स्थान भी बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शंस दिए गए, परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। भैया इसमें आपको पूछा गया जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना, तो आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा कामायनी के बारे में। कामायनी, झरना, आंसू, ये सभी क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध रचनाएं। ओके दोस्तों, इसका विकल्प सी वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया पूछा गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, राम दसरा मिश्र, और इसके बाद है रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या फिर मृदुला गर्ग। भैया इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प आपका सही होगा बी वाला, रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये देखिएगा आपका ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। साहित्य अकादमी से एक क्वेश्चन जरूर आता है भैया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न संख्या कितने 55 से 59 तक आपको देना है आंसर। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और
और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। भैया आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि इसी से 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे और ये फ्री के बिल्कुल मार्क्स होते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसी से आपको आंसर भी देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी, आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र। भैया इसको हमने अगले प्रैक्टिस सेट में करवाया है, आप लोगों ने अगर उसको देखा होगा तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं बच सकी आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया है कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है। आगे देखते हैं और किस हद तक किया जा सकता है और ये कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल क्या हुआ, बढ़ा है। 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी ये साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य आयोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य आयोजकों की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। भैया आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा या फिर देखा होगा या आप लोगों ने सुना होगा। अब इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन इसके देखिएगा। खेलों की दुनिया किसके चपेट में आ गई। खेलों की दुनिया भैया किसके चपेट में आ गई है, व्यवसायीकरण के। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। खेल को अर्थव्यवस्था का बढ़ावा किससे मिला है, आपको ये बताना है। इसको बढ़ावा मिला है आपका IPL से। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। और किस पर दिखाई दे रहा है, ये आपका आम लोगों पर। विकल्प C वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। तो किसके बजट पर असर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर हो रहा है। विकल्प A आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। आयोजकों को, जनता, लोगों या सरकार को। तो भैया इनको इजाफा हुआ आयोजकों को। विकल्प A वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भैया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आपको बताना तरन, तनुजा, तट, तमल, तरुवर, बहुछाय। भैया इसमें आपको बताना है अलंकार बताना है। तरन, तनुजा, तट, तमल, तरुवर, बहुछाय। आपका अलंकार कौन सा होगा। विकल्प दिए गए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। भैया इसका ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा A वाला, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। विकल्प A आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। इसमें आपको बताना कौन सा अव्यय भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर विस्मयाद बोधक अव्यय।
तो इसका भैया आपका विकल्प हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भैया ये क्वेश्चन सभी रिपीट हैं, आप लोगों को एक जगह मिल रहे हैं। इसमें बताना है क्या ये आप लोगों का कुछ डाउट था एक लोगों का, तो आप लोग उसको डाउट क्लियर कर लीजिएगा। क्या था, आप नानी के घर जाओ, इसका आपको क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प। अशुद्ध वाक्य है ये, इसका शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा, आप नानी के घर जाइए। इसका भैया विकल्प यही वाला सही होगा, क्योंकि इसमें विकल्प ये आप नानी घर जाओ, आप नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ, ये कोई नहीं सही होगा। इसका विकल्प ए वाला सही होगा, आप नानी के घर जाइए। भैया इसका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। जिसका डाउट हो वो आप लोग मिला लीजिएगा दोबारा, क्योंकि हमने इसको आगे अगली क्लास में करवा दिया है पहले की, उसमें भी ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं। भैया ये क्वेश्चन सभी रिपीट हो रहे हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। एक छंद में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा गया, इसमें बताना है मुहावरा आपको, गीदड़ भभकी, ये भी क्वेश्चन करवा दिया, ये रिपीट हो रहा है। कोरी धमकी, गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होता है, कोरी धमकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन हो गए। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है ये आपको बताना है। भैया इसका विकल्प सही होगा क्र धातु से, बी वाला, क्र धातु से। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट में। अब इसमें बताना है आपको, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बनाना है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बताइएगा भैया क्या होगा। हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया, तो इसका कर्मवाच्य भैया कौन सा हो जाएगा आपका, हाथी के द्वारा केला खाया गया, विकल्प सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो आधा रुकना होता है कौन सा आपका सही होगा, इसमें भैया आपका विकल्प आपका ए वाला, क्योंकि आधा रुकने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम, ये अल्प विराम का चिन्ह है, और ये क्या है अर्ध विराम, और ये विस्मयात्मक, और ये पूर्ण विराम। भैया ये आपका विकल्प ए वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है, ये क्वेश्चन सभी रिपीट हो गए हैं, थोड़ा एक बार स्पीड में कर लीजिएगा। इसमें आपको समास वाला विकल्प बताना है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, इसका विकल्प कौन सा सही होगा, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इसमें आपका समास भैया कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका विकल्प ए सही होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का समान अर्थ कौन सा है, दक्षता, नीड़, ज्योत्सना या फिर चपल। तो इसका विकल्प आपका ए सही होगा। कौशल का मतलब क्या होता है, दक्षता, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इसमें पूछा गया है, अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इतने अच्छे तरीके से हमने उपसर्ग और प्रत्यय बताया, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के गलत होने ही नहीं चाहिए। अवगुण शब्द में आपका अव उपसर्ग लगा है, अव, विकल्प सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का भैया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बताना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल, कौन सा ऐसा आपका ये विकल्प दिया गया है जिसमें आपका प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका आंसर आप लोगों का डी सही हो जाएगा, क्योंकि सफल में कोई प्रत्यय नहीं है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान सभी में प्रत्यय लगा है, लेकिन सफल में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है तद्भव। ये भैया ग्राम का तद्भव क्या होगा, ग्राम का तद्भव होगा गांव, क्योंकि ग्राम किसको बोलते हैं, गांव को बोलते हैं। और ग्राम आपका कैसा शब्द है, ये आपका एक तत्सम शब्द है, लेकिन गांव, गांव कैसा है, तद्भव शब्द है। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ, मतलब विलोम बताना है भैया। बंधन का क्या होगा भैया, बंधन का आप लोगों का मुक्त होगा, बंधन का विलोम आपका मुक्त होगा, विकल्प डी में दिया गया है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला। भैया सुक्ति का सही संधि विच्छेद करके बताइएगा। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस उक्ति, विकल्प ए में दिया गया, ये आपका होगा सही वाला। सु प्लस उक्ति, और बाद बाकी सभी गलत दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन भैया
इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद करके बताइएगा। धर्मात्मा में कौन सा विकल्प सही होगा? धर्म प्लस आत्मा, विकल्प बी में दिया गया है भैया। धर्मात्मा में धर्म प्लस आत्मा, यही होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोगों से उम्मीद करते हैं टॉप 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और इसमें आप लोगों का क्या स्कोर रहा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी दोस्तों इधर की अगर वॉइस आ रही है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अच्छा सा माइक नहीं है, हम ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस होता हो तो हमें बता दीजिएगा, हम उसके लिए बहुत जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाएं करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा। जो भी रहा हो स्कोर वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों फालतू की चीज़ें पर बहुत कम ध्यान दीजिएगा। हम अभी हिंदी के जितने भी पेपर हुए हैं हम उनका हिंदी का पहले पूरा क्वेश्चंस करवा रहे हैं पोर्शन। इसके बाद हम आप लोगों को जीके जीएस का करवाएंगे पोर्शन प्रीवियस ईयर, और मैथ रीजनिंग इसी तरह से सबका प्रीवियस ईयर पोर्शन करवा देंगे। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को सभी चीज़ें करवा दी जाएंगी। एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे आप लोग तो उसमें आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये हमने नहीं पढ़ा है। बस आप लोग हमारे ऊपर विश्वास रखिएगा, हर एक चीज़ आप लोगों को करवाई जाएगी। तो दोस्तों हम एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी कोई भर्ती फ़िलहाल है नहीं आपकी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तो कोई अता पता नहीं फ़िलहाल। अभी आप लोगों ने पेट ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसकी एज 17 से 18 से मतलब कम हो, 17 साल का हो। फ़िलहाल आप लोग जो भी हैं 18 प्लस वाले ही तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हैं। और बाद बाकी आप लोग सभी से हम कहेंगे कि आप लोग पेट का फॉर्म डाल दीजिएगा और उसी को टारगेट करिएगा, क्योंकि आपका सितंबर में एग्ज़ाम है। कहीं दोस्तों इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई तो क्या हम पेट का एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं? पेट का एग्ज़ाम पास करेंगे भैया। यूपी SSS की तरफ से 5 से 7 वैकेंसियाँ भी निकलने वाली हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा। पेट एग्ज़ाम पास करने के बाद पता है कितना कंपटीशन कम कर देते हैं। जो बच्चा पेट का एग्ज़ाम पास किया होगा वही आगे परीक्षाओं में बैठ सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस जुनून से तैयारी करिएगा कि हमारा आगे पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आज से दोस्तों उम्मीद करते हैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चला करती हैं वो सब न चलें। आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और जो भी चीज़ें अपना सेल्फ स्टडी या कहीं और चैनलों से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जितना पढ़िए कंटेस्ट करिए और ज़्यादा चीज़ें मतलब किसी के भड़कावे नहीं आइए। और फिर चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।